हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हम लगभग 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे सारे ही वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि अभी मेरे चैनल पे सिर्फ होम साइंस के प्रैक्टिस सेट और क्लासेस डाले गए हैं। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और आप वहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम लिंक। वहाँ टेलीग्राम ग्रुप का चैनल दिया गया है, लिंक दिया गया है। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको मेरे सारे ही वीडियो शेयर भी कर दिए जाएंगे, और पहले के वीडियो शेयर किए जा चुके हैं तो आपको वो सारे मिल जाएंगे, और कुछ वीडियो के पीडीएफ भी मिल जाएंगे जो कि मैंने पहले बनाया, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो आज हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेशन में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक कार पहले घंटे में 33। हालांकि ये क्वेश्चन जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, ये एलटी में आ सकता है, लेकिन इसके बाद के जो क्वेश्चन वो सारे एग्जाम में आएंगे, और खासकर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, इन सारे में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक कार पहले घंटे में 34.3 किलोमीटर की दूरी 34.3 किलोमीटर, एंड दूसरे घंटे में 56.2 किलोमीटर, एंड तीसरे घंटे में 46.73 किलोमीटर चलने से कितनी दूरी तय करती है। तो इन सबको ऐड कर लेंगे, फिर पता चल जाएगा कि कितनी दूरी तय करती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 137.23 किलोमीटर। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण उद्यानों के अतिरिक्त और किसी प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं, जैसे कि घास का मैदान, खेलने का मैदान, पार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हालांकि पहला इसमें 50 जो क्वेश्चन है वो हमने इससे पहले की वीडियो में देख रखा है, लेकिन मैंने सोचा पता नहीं, कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे कि चैनल पे 550 लोग हैं, लेकिन वीडियो 550 लोग नहीं देख पाते हैं। तो अगर किसी के हाथ में कोई वीडियो पड़े, कोई ना पड़े, तो इसलिए मैंने उन 50 क्वेश्चन को और आज के 75 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है, और 125 क्वेश्चन है। तो आप सब देखिए, आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो नहीं देखे पिछला प्रैक्टिस है, जैसे कि आज का प्रैक्टिस है 31 है, तो जो पहले का 30 नहीं देखे वो जाके देख ले। और क्लासेस भी काफ़ी अच्छी दी गई हैं, देख के बताएं कि कैसी है। आप में से किसी ने कहा था कि मैम जितने भी प्रैक्टिस सेट करा रही है ना, उसका एक प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं। तो घास का मैदान, खेलने का मैदान एवं पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से इन सभी का करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि शरीर को बनाता है। तो क्या व्यायाम करने से हम आलसी और निष्क्रिय बनते हैं? कभी नहीं। क्रियाशील एवं स्वस्थ, आलसी एवं स्वस्थ, एवं निष्क्रिय एवं स्वस्थ। तो इन दोनों ऑप्शन में स्वस्थ तो सही है, लेकिन स्वस्थ तो सही है, लेकिन ये यहाँ पे आलसी दे के इसको निगेटिव में डाल दिया, यहाँ पे निष्क्रिय दे के निगेटिव में डाल दिया गया। ऑप्शन बी, इसमें दोनों ही ऑप्शन पॉजिटिव में है, क्रियाशील एवं स्वस्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रियाशील एवं स्वस्थ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, तो दीर्घकालीन, निरुद्देश्य, तत्काल या फिर अल्पकालीन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, तो क्या दीर्घकालीन दी जाती है, निरुद्देश्य दी जाती है, या फिर आपातकालीन दी जाती है? हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि प्राथमिक चिकित्सा हमेशा तत्काल में काउंट होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तत्काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ ली हो, उसकी मदद के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे नहीं ऑप्शन दिया गया, इसको ध्यान में रखेंगे। तो पहला नहीं को मैं ऐसे एक्चुअली अंडरलाइन कर देती हूँ, ध्यान में रहेगा। तो जल द्वारा आग को बुझाना, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना,
या फिर उसकी ओर जाते हुए कंबल, कालीन या कोट कोट को ले लेना, या फिर हाथ को नहीं लुढ़काना। तो इसका क्या सही हो जाएगा? इसमें सबसे सटीक और सही आंसर ऑप्शन बी लग रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के कपड़े में अगर आग लगी हुई है और हम उसे दौड़ाएंगे तो ऑक्सीजन के संपर्क, जितना वो दौड़ेगा ऑक्सीजन के कारण उसके जो आग के लपटे होंगे और जल्दी जल्दी तेज़ी तेज़ी बढ़ेंगे, तो इसलिए हमें उसे दौड़ाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सांख्यिकी आंकड़ों का करती है। तो सांख्यिकी आंकड़े करती है संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन एवं इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रायोगिक योजना में किस शोध अभिकल्प मतलब कि रिसर्च डिजाइन का उपयोग किया जाता था? तो वर्णनात्मक अन्वेषण, प्रायोगिक या फिर सर्वेक्षण। यहाँ के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रायोगिक परियोजना दिया गया है, तो हम इससे आंसर इजीली अपना कैच कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रायोगिक परियोजना में किस शोध विकल्प मतलब कि रिसर्च डिजाइन का प्रयोग किया जाता है? तो वो है प्रायोगिक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है। तो चतुर्थ, पांचवी, छठी एवं सातवीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा कि डैश पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण का शिफ्ट हुआ है। तो क्या हो जाएगा? सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्राइसेम का उद्देश्य है कि स्थिति में सुधार लाना। तो ट्राइसेम का उद्देश्य क्या है? किसकी स्थिति में सुधार लाना? बेरोजगार व्यक्तियों की, आदिवासियों की, या फिर झोपड़पट्टी में रहने वालों की, या फिर ग्रामीण युवाओं की। तो ट्राइसेम का क्या उद्देश्य है? 1 मिनट। तो ट्राइसेम का उद्देश्य क्या है? किसकी स्थिति में सुधार लाना? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण युवाओं की स्थिति में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूल कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरे के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कारक हैं। तो वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के, या फिर ध्वनि प्रदूषण के। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होगा वैसे आप लोगों के लिए। वैसे मैंने कल इसमें के 50 क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आज के 50 क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी लग रहे होंगे। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये वायु प्रदूषण के कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अंधेपन की विधिवत परिभाषा के अनुसार दृष्टि न्यूनता किसके बराबर या कम होनी चाहिए? तो अंधेपन की विधिवत परिभाषा के अनुसार दृष्टि न्यूनता किसके बराबर या कम होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 × 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। श्वेत कोशिकाओं का मुख्य कार्य है तो शरीर को ऑक्सीजन देना, शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना, ऊर्जा देना, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है, क्या कहलाती है? स्नायु, ऐच्छिक पेशीय, उपकला, स्नायु ऊतक, ऐच्छिक और पेशीय एवं उपकला। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा स्नायु ऊतक कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि एक वयस्क के शरीर में WBC की संख्या पाई जाती है तो कितनी पाई जाती है? 6000 से 10,000, 5000 से 10,000, 3000 से 5000, या फिर 7000 से 8000। तो एक वयस्क के शरीर में एक वयस्क मनुष्य के शरीर में WBC की संख्या पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5000 से 10,000। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 5000 से 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस हार्मोन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है, वह व्यक्ति नाटा रह जाता है? तो थायरोट्रोपिक हार्मोन, सोमेट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोट्रोपिक हार्मोन, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। आते हैं 70 क्वेश्चन पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि आंशिक रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? काइम, विली, रस, या फिर पेप्सिन। तो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काइम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो उस स्थिति को कहते हैं एस्फिक्सिया, लकवा, बेरीबेरी, या फिर एनीमिया। तो जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको हम ऑप्शन ए, एस्फिक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं? 8, 10, 12, या फिर 16। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहे, यह तत्परता कहलाती है? तो पट, मसल टोन, अल्ना टोन, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि पूछ रहा है कि पेशियां और थोड़ी कसावट, तो इसका आंसर जाहिर सी बात है हो जाएगा मसल टोन। जहाँ पेशियां दिया रहेगा वहाँ मसल टोन आंसर होगा। तो एक स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहे, यह तत्परता मसल टोन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, या फिर लाइसोसोम। निम्नलिखित में से किसे सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम।
लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान करने वाला है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वह हमें मोटिवेशन का कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है। 22 नंबर का देखते हैं क्या है। ध्यान से सुनने की क्रिया को सही क्रम में हमें लगाना है। तो चलिए आइए इसे सही क्रम में लगा लेते हैं। कि पहले ऑप्शन देख लेते हैं, समझना, याद रखना, ग्रहण करना, मूल्यांकन करना एवं प्रतिक्रिया करना। तो चलिए एक ट्रिक बताते हैं आपको। जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जो मूल्यांकन करना होता है ना, वो सबसे लास्ट में होता है। ये ऑप्शन नंबर 4 में है। देखते हैं 4 किस में है। 4 इन दोनों ऑप्शन में है। तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट हो जाएंगे, ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट हो गए। अब बचा 2 ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं, इनमें प्रतिक्रिया करना भी दोनों में सेम है। और ऑप्शन नंबर 3 ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर 2 याद रखना। तो याद रखेंगे तभी तो हम ग्रहण करेंगे ना। चलिए आते हैं, पहले देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। ग्रहण करेंगे तो ही तो याद रखेंगे ना, सॉरी। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है, आएगा इसमें सबसे पहले ग्रहण करना, फिर आएगा समझना, फिर आएगा याद रखना। ग्रहण करके उसको समझेंगे, फिर हमें याद कर पाएंगे। उसके बाद आएगा प्रतिक्रिया करना, लास्ट में मूल्यांकन करना। ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सबसे पहले ग्रहण करेंगे, किसी बात को सुनेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर सुनने और समझने के बाद उसे याद रखेंगे। याद रखने के बाद हम उस पर प्रतिक्रिया करेंगे, और प्रतिक्रिया करने के बाद हम देखेंगे कि हमने कितना समझा है, इसका मूल्यांकन करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विंग। ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। क्विंग और बलबलाना वाणी विकास की अवस्था है, तो कैसी अवस्था है? तो प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था है, मध्य अवस्था है एवं अंतिम अवस्था है। तो क्विंग और बलबलाना वाणी विकास की कैसी अवस्था है? क्वेश्चन नंबर 23 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य अवस्था। क्विंग या फिर बलबलाना वाणी विकास की मध्य अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 24, असंयंत्र मूत्रता समस्याजनक होती है या है शिशुओं में दिन के समय देखी जाती है? क्या दिन के समय ये समस्याएं रहती हैं? नहीं। पूर्व विद्यालय बच्चों में दिन के समय दिखी जाती है, दिन के समय में ये समस्याएं होती नहीं है। तो हम देखेंगे कहाँ से, ये दोनों ऑप्शन कट गए। फिर आता है पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय दिखी जाती है। इस पर हम गौर कर सकते हैं। लास्ट का ऑप्शन देख लेते हैं, बचपन इनके अंतिम समय में। ये भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरे विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। असंयत मूत्रता समस्याजनक पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है, क्या है? जाति है, भाषा है, खेल है या फिर कोई भी नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है, तो क्या हो सकती है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, जाति आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नंबर, किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो माँ के दूध जैसा हो जाएगा? बकरी है, याक है, भैंस है या फिर गाय है? तो किसके दूध में अगर थोड़ी सी चीनी डाल दी जाए और वसा निकाल दी जाए तो माँ के जैसे हो जाएगा? तो हो जाएगा बकरी। बकरी का दूध में अगर थोड़ी सी चीनी डाल दी जाए और वसा निकाल दी जाए कुछ, तो वो माँ के दूध के जैसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश रोग प्रतिरोधकता जिसमें कि एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है प्राकृतिक, बी है सक्रिय, सी है निष्क्रिय एंड डी है अधिग्रहित। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा कि डैश रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिया जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा
यहाँ पे वैसे आंसर ऑलरेडी दे दिया है, अधिग्रहित। ऑप्शन डी हो जाएगा अधिग्रहित। अधिग्रहित रोग प्रतिरोधकता जिसमें कि एक टीका दिया जाने के कारण या संक्रमण के परिमाण के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 28 नंबर। कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें डैश बहुत आयत में होता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है प्रतिजीवी, एंड ऑप्शन सी है खनिज, एंड ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें क्या, क्योंकि इसमें ऑप्शन बी प्रतिजैवी बहुतायत में होता है। और कोलेस्ट्रॉल किसे बोलते हैं? को माँ के स्तन से निकलने वाला पहला गाढ़ा पीले दूध को कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पाइका। पाइका खाने की इच्छा रखने वाली गर्भवती महिला में कमी किसकी होती है? ऊर्जा की, प्रोटीन की, कैल्शियम की या फिर आयरन की? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? पाइका खाने की इच्छा रखने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? तो प्राइवेट बाल, यहाँ जो कि ऑप्शन में लाइन में सबसे पहले लगा दिया है प्राइवेट, और यहाँ पे पूछ रहा है कि सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन तो यूं ही कट जाएगा प्राइवेट शब्द के कारण। दूसरा है कि घर पर माह में एक शिशु विशेषज्ञ को भेजना। ये पॉसिबल है क्या? इतने बड़े इंडिया में इतनी सारी जनसंख्या है, इतने सारे घर हैं, हर घर में हर माह एक अगर हम चिकित्सक को भेज पाए, वो भी विशेषज्ञ को, तो पॉसिबल है? नहीं है। और ये दोनों नहीं होंगे तो उपरोक्त सभी तो होगा नहीं। तो इसका ऑप्शन बहुत ही इजीली कैच कर लेंगे हम, सी, कि शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। तो ये आ जाते हैं जिला चिकित्सा या शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जिसे भी ज़रूरत हो वहाँ जाकर दिखा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? 2 माह के, 3 माह या फिर 4 माह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 31 नंबर है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कितने माह तक की कोशिका को भ्रूण कहा जाता है? तो इसे 2 माह तक की कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा, गर्भावस्था के 3 चरण होते हैं, उन तीनों चरणों के नाम आप बता सकते हैं और वो कब कब स्टार्ट होते हैं? एक तो यहाँ पे दे दिया है कि कितने माह तक की कोशिका को भ्रूण कहा जाता है, तो 2 माह तक। बाकी ये 2 आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। अस्पमेट्रिड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो शुक्रोत्सर्जन, शुक्राणु एस्पर्मिएशन या फिर एस्पर्मियोजेनिस। तो क्या कहलाएगा? 32 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्पर्मियोजेनेसिस। आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंसरी मोटर अवस्था है तो 0 से 2 माह की, 0 से 3 माह की, 0 से 1 साल की या फिर 0 से 2 साल की? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सेंसरी मोटर अवस्था किस एज ग्रुप को बोलते हैं? तो वो हम 0 से 2 साल की बोलते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो है? तो कौन है? जीन पियाजे है, सिगमंड फ्रायड है, एरिक एरिक्सन है या फिर पावलोव है? तो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास दिया हुआ है, इसे आप इसलिए आंसर टिक कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अच्छा, सिगमंड फ्रायड ने और एरिक एरिक्सन ने या फिर पावलोव ने किस क्षेत्र में दिया है? इसे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो फ्रायड ने, वाटसन ने, लेवाइजर ने या फिर कार्ल जुंग ने? तो किसने नहीं किया है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड ने नहीं किया, बाकी इन तीनों ने किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बालक का मन ही अध्यापक का पाठ्य पुस्तक है। यह कथन है रॉस का है, फ्रायड का है, रूसो का है या फिर मन का है। मन मन मैच मत कर दीजिएगा क्योंकि हमने ऊपर कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसमें से कुछ शब्द मैच कर रहे थे, उससे हमने अपना आंसर मैच करके टिक किया था, बट नीचे वो नहीं होगा। और 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि किसने कहा है कि बालक का मन ही अध्यापक का पाठ्य पुस्तक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी रूसो ने कहा है। अक्सर इस क्वेश्चन के आंसर में कन्फ्यूजन हो जाता है रूसो और रस के बीच में, क्योंकि दोनों का नाम काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, तो इसको हम याद कर लेंगे। रूसो ने बालक के मन को अध्यापक का पाठ्य पुस्तक कहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। डैश के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। तो स्टेनले हॉल, रॉस, अरस्तु एवं हरलॉक। तो किसके अकॉर्डिंग है? डैश के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। तो 37 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मनोवैज्ञानिक ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा है। तो विद्यालयी अवस्था, समस्यात्मक अवस्था, गैंग अवस्था या फिर स्लैपी अवस्था। तो 38 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? तो मनोवैज्ञानिक ने उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा है? तो इसे गैंग अवस्था कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर बुढ़ापा। तो किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? 39 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था में। आप कुछ एक्टिंग करके देखिएगा, बच्चे आपके साथ साथ करने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है 2 गुना, 3 गुना, आधा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन कितना होता है? तो 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन ऑप्शन ए 2 गुना होता है। अच्छा, 3 गुना कितने माह में होता है या फिर वर्ष में आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये तो 4 माह में हम जान गए कि 2 गुना होता है। अच्छा, जब बच्चे जन्म लेते हैं तब उनका वजन कितना होता है और उनकी हाइट कितनी होती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर है। तो प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण या फिर मूल्यांकन। तो शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर कौन सा है? 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर ऑप्शन डी मूल्यांकन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कोहलवर के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है? तो कन्वेंशनल स्तर, उत्तर कन्वेंशनल स्तर, पूर्व कन्वेंशनल स्तर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोहलवर के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्व कन्वेंशनल स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है तो रटने से, ज्ञान हस्तांतरण से, अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 के आंसर क्या होगा? नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अनुभव के नवीन अर्थ खोजने से होती है। ऑप्शन सी सही होगा। रटने से किसी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। तो क्या है? सत्य, असत्य है, संबंधित नहीं है या फिर विवादित है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है।
तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? तो मुस्कुराहट का प्रारंभ होना, प्रथम शब्द, पठन और चलना। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे पठन दिया हुआ है तो ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, चलना बोलना हंसना सब सीख जाते हैं, तब ये स्टार्ट होता है पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या फिर कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, डैश समूह के नाम से जाना जाता है। तो अनौपचारिक, औपचारिक, स्थानीय या फिर संरचनात्मक। तो यहाँ एक बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसके आंसर को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि इसमें बोल रहा है कि वे समूह जिसमें सदस्यता रोल रहता है एंड कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं भी होती हैं, तो वैसे समूह को हम हमेशा औपचारिक में डालेंगे। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर के डैश कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है प्रभावी, बी है ज्ञान पत्र, सी है शिक्षा पत्र, सी है समाकलन। तो क्या होगा आंसर 47 नंबर का? 47 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षाप्रद। शिक्षाप्रद कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ। यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है, तो बच्चों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, मरीजों के लिए या फिर गर्भवती महिलाओं के लिए। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यूनिसेफ संस्थान कार्य करती है किसके लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यूनिसेफ संस्था कार्य करती है बच्चों के लिए। ये शायद क्वेश्चन इस बार टीजीटी में आया था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत का काम करती है? तो विश्व बैंक, WHO, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी या फिर यूनिसेफ। तो कौन सा हो जाएगा? 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी दिया हुआ है, रेड क्रॉस सोसाइटी। तो प्राकृतिक आपदा, जब भी खतरे के जो सिग्नल होते हैं ना रेड कलर के होते हैं, इससे भी हम इजीली आंसर टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है आपदा की इस प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत का काम करेगी? तो हो जाएगा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे कि जनसंख्या वृद्धि रोक, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचाना उद्देश्य है। तो औपचारिक शिक्षा के, अनौपचारिक शिक्षा के, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं के या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसमें औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं आ जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अधिक से एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया। तो मई 1972 में, मई 1974 से, मई 1976 से या फिर मई 1985 से। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मई 1974 से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अधिक से एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया था मई 1974 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठपुतली। श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य एवं दृश्य सामग्री या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे श्रव्य एवं दृश्य सामग्री यहाँ पे इकट्ठे दे रखा है, तो इसको हम दोनों आंसर यहीं कट जाएगा।
और वो कटा तो ये भी कट गया। ऑप्शन सी श्रव्य एवं दृश्य सामग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोरी ओटनम, मोरी ओटनम को और क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग कठपुतली, रॉड या छड़ की कठपुतली, छाया कठपुतली या फिर अंगुली कठपुतलियाँ? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रिंग कठपुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को कहते हैं माध्यम, संदेश भेजने वाला, संदेश पाने वाला या फिर प्रतिपुष्टि? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? संदेश भेजने वाला एवं संदेश प्राप्त करने वाले कड़ी को कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, माध्यम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 55 नंबर कि डैश प्राकृतिक बहुलक है? तो विटामिन, खनिज, वसा या फिर प्रोटीन? तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। प्रोटीन एक प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 है कि प्रसार शिक्षा, प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। यह परिभाषा दी गई है तो किसके द्वारा? ओपी दाहमा के द्वारा, डगलस एस्मेंजर के द्वारा या फिर श्री कृष्णमाचारी द्वारा या फिर सुपे द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस्मेंजर द्वारा। प्रसार शिक्षा, प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके काम किया जाना है, जिनके साथ काम किया जाना है। यह परिभाषा डगलस एस्मेंजर्स द्वारा दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 57 नंबर कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा गृह प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है? तो सरल से जटिल, करके सीखना, मूर्त से अमूर्त या फिर भाग से समग्र? तो क्वेश्चन नंबर 57 के आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रसार, गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है। तो प्रसार शिक्षा में अक्सर हम करके सीखने पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर की गृह विज्ञान विषय को अपने शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता है? तो पारिवारिक विज्ञान, घरेलू विज्ञान, मानव विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान? तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा? तो गृह विज्ञान विषय को अपने शुरुआती चरणों में इनमें से क्या कहा जाता है? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घरेलू विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रैंक कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना है। अच्छा, अभी तो हम इधर मतलब मिक्सअप क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर पूरे जो बुक आते हैं ना प्रैक्टिस सेट के, उससे कर रहे हैं 125 क्वेश्चन के। बट मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास और भी ज़्यादा बुक है, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, तो कुछ उसमें से इजी क्वेश्चन भी है, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी है। तो अगर आप सब उन क्वेश्चन को देखना चाहेंगे तो मैं कल से उन सब से क्वेश्चन भी लाना चालू कर दूँगी, स्टार्ट कर दूँगी। साथ में बीच बीच में मैं आपका ये प्रैक्टिस सेट भी लाती रहूँगी। तो आप सब कमेंट सेक्शन बताइएगा कि आप क्या टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास वैसे भी 3-4 बुक पड़े हुए हैं जिनमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। तो आप सब देखना चाहेंगे तो मैं उन बुक से भी आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूँगी। और आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि मैम क्वेश्चन करा रही हैं तो एक्सप्लेन भी क्या करें, तो ऐसे 125 या फिर ऐसे क्वेश्चन, मतलब जहाँ प्रैक्टिस रहे ना, तो वहाँ पे अगर हम एक्सप्लेन करते तो क्लासेज काफ़ी लंबी हो जाएंगी। तो जहाँ एक्सप्लेन करने वाले जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि 10 या 15 क्वेश्चन को लेके आऊँ और उस हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँ। तो वैसी वीडियो मैं कुछ समय बाद बनाऊँगी, क्योंकि इधर एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं इधर कॉन्सेंट्रेट उतना नहीं कर पा रही हूँ। तो एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होते हैं तो मैं वैसे वीडियो लाना स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी हम किस नंबर पर क्वेश्चन थे? 59। तो प्रैंक कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना है। तो मोनोक्रोमेटिक, सदृश्य, सदृश्य, प्रकाश या फिर पुनरावृत्ति? तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सदृश्य, एनालॉगस,
सदृश्य बोले या फिर एनालॉगस बोले, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए उपयोग किया जाता है तो पुटीन अथवा मोम, लकड़ी का बुरादा, फेविकॉल या फिर लाख। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है, वैसे यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए गए हैं ना सारे ही सही हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस सेशन में दे दिया है इसका आंसर। नहीं, हाँ 60 नंबर क्वेश्चन था ना, हाँ इसका आंसर दिया है पुटीन तथा मोम। वैसे कहीं कहीं लकड़ी का बुरादा भी भरा जाता है, लेकिन अक्सर आंसर पुटीन तथा मोम को इम्पोर्टेंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 61 नंबर, मोरीवाना एक तरीका है तो रंग योजना का, पुष्प सज्जा का, गृह व्यवस्था का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपके लिए काफ़ी इजी होगा, बहुत बार आप लोग मेरे से भी पढ़ चुके हैं या फिर अदर कोचिंग क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे। इकेबाना, मोरीबाना ये सारे पुष्प सज्जा के अंतर्गत आते हैं और इसे विदेशी पुष्प सज्जा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमूने पैटर्न में डॉट को निम्नलिखित के द्वारा बदला जाता है, टक, चुन्नट, स्टाइल लाइन या फिर नियंत्रित सीवन। यहाँ पे हमें कूट में आंसर देना और कूट में किसी दो ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे कूट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो नमूने पैटर्न में डॉट को निम्नलिखित के द्वारा बदला जा सकता है। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा चुन्नट या फिर नियंत्रित सीवन के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2 एवं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। यह कथन किसका है? रट का है, टी क्रेंग का है या फिर स्टेला सुंदरराज का है या फिर विल्सर का है। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध, और ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, स्टेला सुंदरराज, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैक्यूम क्लीनर डैश का सिद्धांत पे कार्य करती है। तो वैक्यूम क्लीनर कौन से सिद्धांत पे कार्य करती है? संवहन, चूषण, संघनन या फिर वाष्पन। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूम क्लीनर चूषण सिद्धांत पे कार्य करती है, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 65, किसी भवन में स्टील बीम अथवा गार्डर डालकर भूकंपरोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो प्लास्टरिंग या फिर रेटोफिटिंग या फिर पॉइंटिंग या फिर बाउंडिंग। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किसी भवन में स्टील बीम अथवा गार्डर डालकर, गार्डर का अर्थ कुछ और ही होता है, यहाँ पे वो जो बाल में लगा था वाला नहीं समझ लीजिएगा। गार्डर डालकर भूकंपरोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, रेट्रोफिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैसे हमने 60 अबव क्वेश्चन कर लिया है, अब उसके आगे के क्वेश्चन है। तो धन, समय तथा शक्तियाँ तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। धन, समय तथा शक्ति तीनों की अधिक आवश्यकता होती है। तो जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में, जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में, जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में या फिर उपरोक्त सभी। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ पे उपरोक्त सभी कभी नहीं होगा, जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में भी नहीं होगा और तृतीय अवस्था में भी नहीं होगा, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन बी सही है। जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था, क्योंकि इस समय फैमिली विस्तार करती है, जैसे कि किसी की शादी हुई रहती है, उसके बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ज़रूरतें पूरी करना, तो ऐसे सिचुएशन में पैसे की ज़्यादा डिमांड होती है। स्टार्टिंग में 2 लोग होते हैं इसलिए पैसे की डिमांड कम होती है, और लास्टिंग में भी 2 लोग बचते हैं जिसमें कि पैसे की डिमांड कम होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्थवी चार्ट किससे संबंधित है? तो सुई धागा, पेन पेंसिल, पिन सुई एवं पिनोम धागा,
ये क्वेश्चन में अधिकतर कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि क्या आंसर टिक करे। तो कई बार सुई धागा टिक हो जाती है, तो कई बार पिन धागा टिक हो जाती है, तो कभी पिन सुई, तो कभी पेन और पेंसिल। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिन और धागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर कि परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्य में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो प्रोफेसर जिड का, एस्थर का, निकोलम डॉर्सी का या फिर कोपिन का। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 68 का हमारे फेवरेट वाले राइटर हैं तो परिवार की आय तथा, अगर एग्ज़ाम में ना किसी ऐसे कथन आते हैं तो अगर उसका आंसर नहीं मालूम हो, मैं बता रही हूँ लेकिन अधिकतर आप लोग भी वही कार्य करते होंगे। तो जो होम साइंस है ना, होम साइंस के सब्जेक्ट में दो राइटर बड़े ही पॉपुलर हैं, एक है निकोलम डॉर्सी बाबू और दूसरे ग्रास एंड कैंडल। तो अगर आंसर नहीं आए और ऑप्शन में ये दिख जाए तो इनको तो छोड़ेंगे नहीं, इनको पकड़ के लटक ही जाना है। अगर लटक गए तो मतलब 70 या फिर 80% चांसेस है कि हमारे आंसर सही हो जाए। तो अगर परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है, तो ये हमारे निकोलम डॉर्सी हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में परिवार नियोजन कब शुरू हुआ? 1950 में, 1952 में, 1953 में या फिर 1955 में? तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। भारतवर्ष में परिवार नियोजन कब शुरू हुआ? तो 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ था? 10 सितंबर 1983 को, 1 जुलाई 1984 को या फिर 4 अगस्त 1985 को या फिर 6 जनवरी 1987 को? उपभोक्ता संरक्षण कब लागू हुआ था? तो 70 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लागू पूछ रहा है, तो लागू हुआ था 6 जनवरी 1987 को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? दैनिक लेखा, साप्ताहिक लेखा, मासिक लेखा या फिर वार्षिक लेखा? तो किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना बनाने में सहायक होता है? तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मासिक लेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होता है, आत्मिक, धन, वास्तविक या फिर गुणवत्ता? तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक। डैश आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन अनुभवों से उत्पन्न होता है, वो हो जाएगा वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? तो नियंत्रण है, मूल्यांकन है, संगठन है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा प्रबंध प्रक्रिया के चरण? तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन, तो सबसे पहले आता है आयोजन, फिर नियंत्रण, फिर मूल्यांकन। और कहीं कहीं मतलब किसी राइटर ने माना है आयोजन, नियंत्रण, संगठन और मूल्यांकन। तो प्रबंध प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन एवं आयोजन, नियंत्रण, संगठन एवं मूल्यांकन। तो प्रथम चरण हो जाएगा आयोजन, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है? संगठन, मूल्यांकन, नियंत्रण एवं आयोजन। देखिए यहाँ पे दे रखा है ना। तो गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 74 है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सोपान आयोजन हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। देख लेते हैं दोनों क्वेश्चन एक साथ। प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण आयोजन, सबसे महत्वपूर्ण सोपान भी आयोजन।
अच्छा, आप सबको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है या नहीं? अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपकी शिकायतें हैं ना, जब मेरे हाथ में जो बड़ा सा बोर्ड आ जाएगा ना, तो उस टाइम में मैं आपके उन सारी शिकायतों को दूर कर दूँगी। अभी इसे छोटे से बोर्ड पे उतना मतलब लिख पाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं कितनी मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, ये मैं जानती हूँ। तो यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है छोटे से स्क्रीन पे। और जब बड़े से स्क्रीन पे बोर्ड भी मिल जाता है तो उस पर थोड़ी स्पेस रहता है, आदमी खुल के अपना काम करता है, दोनों हाथ फ्री रहते हैं। आज मैंने एक ट्रिक यूज़ किया जिससे मेरा एक हाथ अभी फ्री है, ऐसे मेरे दोनों हाथ फंसे रहते हैं वीडियो बनाने में। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 75 नंबर, किस लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में है? तो मध्यवर्ती लक्ष्य, मध्य अंत लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य या फिर अल्पकालीन लक्ष्य? तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालीन लक्ष्य। 76 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ हमें कूट में आंसर देना है। पाठ्यक्रम नियोजन का सही अनुक्रम है, तो यहाँ हमें कूट में आंसर देना है। तो ऑप्शन क्या, मैं पहले ऑप्शन पढ़ देती हूँ। प्रारंभिक प्रायोगिक पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या की जरूरतों पर विचार करना, प्रायोगिक पाठ्यचर्या का मूल्यांकन एवं आरंभिक पाठ्यचर्या का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? चूँकि मैंने इसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता चुका है ऑलरेडी कि मूल्यांकन जो होता है हमेशा लास्ट में आता है। तो आप इसमें तो आंसर ढूंढना बहुत ही ईजी है। देखिए, इसमें से किसी में भी सी नहीं है, सी इसी ऑप्शन में है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा पाठ्यचर्या की ज़रूरत पे विचार करना, फिर प्रारंभिक प्रायोगिक पाठ्यचर्या, फिर आ जाएगा आरंभिक पाठ्यचर्या का प्रयोग करना, एंड लास्ट में आ जाएगा उसका मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, BADC। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 77 नंबर, पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साबुन का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तारपीन अथवा मिट्टी के तेल का या फिर ब्लीचिंग पाउडर का? 77 नंबर है, पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर भी इजी है अगर आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें। जैसे कि मान लीजिए आप सबके घर में तो कुछ ना कुछ पेंट हुआ ही होगा, ठीक है। आप उसमें देखे होंगे जो आपके घर काम करने आते हैं कि जब भी पेंट थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो या तो उसमें तारपीन का तेल डालते हैं या फिर मिट्टी का तेल डाल देते हैं, जिससे कि वो हल्का पतला हो जाए और ब्रश अच्छे से चले। मतलब कि जब वो पेंट करे तो ब्रश का दाग ना दिखे और क्लीन शेप मिले। तो ऐसे में क्या डालते हैं, आप उसको ध्यान में रख के तारपीन अथवा मिट्टी का तेल डाल देते हैं, जिससे कि पेंट का दाग छूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, सजावटी कार्य को कई पंक्तियों में चुन्नटें बनाकर परिधान वस्त्र में किया जाता है, परिधान में किया जाता है, उसको कहते हैं, चुन्नटें बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? सिंपली यही क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी कपड़े में अगर चुन्नट बनाया हुआ है तो उसे क्या कहेंगे? प्लीट्स कहेंगे, पफ कहेंगे, शीरिंग कहेंगे या फिर रफूल कहेंगे? तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसे प्लीट्स कहेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चुन्नट तो प्लीट ऐसे आंसर याद कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ हमें कूट में आंसर देना है, आप देख सकते हैं कूट। कांथा कढ़ाई के लिए सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो कपड़ों का आकार एक समान करना, विभिन्न भागों की एक साथ सिलाई करना, कई शीटों की एक सतह मतलब कि लेयर बनाना, नमूने और बाहरी लाइनों को भरना या फिर सतह का विभाजन करना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ कूट में आंसर देना है। 79 नंबर है। तो सिंपली हम अपना पुराना ट्रिक यूज़ करेंगे। सिलाई हम सबसे लास्ट में ही करते हैं। ओके, सब चीज़ रेडी हो जाती है तो ही हम सिलाई करना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखते हैं किस में सबसे पहले बी आता है।
सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक हो गई। 79 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले कपड़ों का आकार, नहीं मैं गलत नहीं हूँ, भरने का काम हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कपड़ों का आकार एक समान कर लेते हैं और उसके बाद से हम कई शीटों की एक साथ लेयर बना लेते हैं। कपड़ों का आकार एक समान करने के बाद उसे कई शीटों का एक लेयर बना लेंगे, एक के ऊपर एक रख के। उसके बाद से हम विभिन्न भागों की एक साथ सिलाई कर देंगे, मतलब कि उन्हें अटैच कर देंगे। और उसके बाद हम कई सतह का विभाजन करेंगे। फिर लास्ट में नमूने और बाहरी लाइनों को भरेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेशल बांधनी और माधुरी, मतलब कि मदुराई तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बांधनी को कहते हैं। तो घरचोला, लहरिया, चुनरी या फिर सुनगड़ी। तो मदुरई जो कि स्पेशल बांधनी को कहते हैं, स्पेशल बांधनी तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बांधनी को कहते हैं, वो इनमें से कौन सी है जिसे हम मदुरई भी कहते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनगड़ी। सुनगड़ी को हम मदुरई कहते हैं, जो कि तमिलनाडु के स्पेशल बांधनी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 89 नंबर, इसे भी हमें मिलान करना है। फुलकारी तो पंजाब की है, सबको याद है। मुरी, अच्छा इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इजी। कांथा कहाँ की है? बंगाल की है। कांथा बंगाल की है, हरियाणा की नहीं। कांथा बंगाल की है। ओके, कांथा बंगाल की आ जाएगी। तो ये कांथा वाला ऑप्शन गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फुलकारी पंजाब की है, मुरी लखनऊ की है, कसूती तो कर्नाटक की है। तो शायद इसमें 2 ऑप्शन गलत है। कसूती कर्नाटक की है, लखनऊ की नहीं है। इसमें 2 ऑप्शन गलत है, ये 2 सही है। इसमें से कोई भी आंसर सही हो सकता है, कसूती या फिर कांथा। कसूती कर्नाटक की है और कांथा बंगाल की है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छपाई का सही क्रम हमें बताना है, इसे भी कूट में आंसर देना है। सुखाना, रंगाई पदार्थ को जड़ना, धोना, प्रिंटिंग के लिए तैयार करना, कपड़े की तैयारी, कपड़े की छपाई। कूट में आंसर देना है। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम कपड़े की तैयारी करेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले कपड़े की तैयारी करेंगे, फिर प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी करेंगे, और फिर प्रिंटिंग प्रेस की तैयारी करेंगे, फिर कपड़े की छपाई करेंगे, फिर उसे सुखाएंगे। छपाई करने के बाद उसको सुखाएंगे, फिर रंगाई पदार्थ को जड़ेंगे एंड उसके बाद से उसे धो देंगे। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो ताना, बाना, कटा या फिर उत्सुदा। तो धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें ऑप्शन ए ताना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु है, तो स्पेंडेक्स है, कांच युक्त है, धातु युक्त है या फिर कार्बन युक्त है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेंडेक्स। ऑप्शन ए स्पेंडेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बहुत ही कम क्वेश्चन बच गए हैं, उसे भी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलियों के लिए उपयुक्त होता है, तो सूती, नायलॉन, टेरिलॉन या फिर डेक्लॉन। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो तौलियों के लिए उपयुक्त होता है सूती कपड़ा, क्योंकि इसकी अवशोषक क्षमता ज़्यादा होती है। कपास, इसका कूट में आंसर देना, हाँ कूट तो दिखाई दे रहा है इसका। कपास के रेशे के उत्पादन को सही क्रम में हमें लगाना है, यहाँ कूट में आंसर दिया हुआ है, तो सब में दो है, मतलब कि खेती करना ये आएगा सबसे पहले। फिर खेती करने के बाद क्या आएगा, 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा खेती करना, फिर आएगा विनोले निकालना एवं गांठ बांधना, फिर आएगा खोलना एवं आपस में मिलाना, फिर आएगा धुनना, धुनने के बाद कंघी करना, कंघी करने के बाद पूनी बनाना, और पूनी करने के बाद कताई करना, कताई करना सबसे लास्ट में आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन सी सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर, घी मक्खन खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा, बेसन उत्पादन पर प्रमाण चिन्ह होते हैं, तो एगमार्क के होते हैं, ISI के होते हैं, FPO के होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 87 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। 87 नंबर क्वेश्चन में घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, मसाले, आटा तथा बेसन पर उत्पाद पर किसके प्रमाण चिन्ह लगे होते हैं, तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए एगमार्क के। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 88 नंबर क्वेश्चन है, सरसों के तेल में अर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल मिलाकर, साइट्रिक अम्ल मिलाकर, एसिटिक अम्ल मिलाकर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक अम्ल मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है सोडियम एसीटेट। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थ में सोडियम बेंजोएट, खाद्य पदार्थ संरक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय पोषण अनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में डैश वर्ष में शुरू किया गया था, 1962, 1970, 1980 या फिर 1975। 90 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय पोषण एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में सन 1970 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब वजन सामान्य से 30% अधिक हो तो क्या होता है, स्लाइट ओबेसिटी, मॉडरेट ओबेसिटी, सीवियर ओबेसिटी या फिर ग्रास ओबेसिटी। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जब वजन सामान्य वजन से 30% ज़्यादा हो, जब वजन सामान्य वजन से 30% ज़्यादा हो तो क्या होता है। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे मॉडरेट ओबेसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, 5 वर्ष के बालक को तेज बुखार है और उसे निगलने में तकलीफ हो रही है, टॉर्च से देखने पे उसका हलक सफ़ेद नज़र आता है, तो यह लक्षण किसका संकेत है,
ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी है निमोनिया, ऑप्शन सी है वीपिंग कफ एंड ऑप्शन डी है डिप्थीरिया। तो 92 नंबर आंसर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी डिप्थीरिया। 5 वर्ष के बच्चे को अगर तेज बुखार है और उसे निगलने में तकलीफ हो रही है, टॉर्च से देखने पर उसका हलक सफ़ेद नजर आए तो ये डिप्थीरिया के संकेत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.3 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस एवं इनमें से कोई नहीं। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? अब इसका 93 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं क्यों होगा? अब में से बहुत, अगर मैं इनमें से कोई नहीं बोल के आगे बढ़ जाऊंगी तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो कमेंट्स कर देंगे नहीं आपने तो गलत बताया है। तो यहाँ पे हर जगह सेल्सियस लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि 37, अगर सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर जो सामान्यतः होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और सामान्यतः शरीर का तापक्रम पूछा है। और अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो फ़ारेनहाइट में 98.4 कहीं लिखा मिलता है तो 98.6 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे कुछ आंसर मिलते हैं, तो जो भी हमारे ऑप्शन में होंगे 4 या फिर 6 उसे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ इस पे ध्यान देंगे कि अगर सेल्सियस सी लिखा रहे तो सेल्सियस तो वो 37 रहे तब सही होगा, और नहीं तो अगर एफ लिखा रहे तो फ़ारेनहाइट तो वहाँ पे 98.4 या फिर 6 रहे तो सही होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर कि अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनकी डैश की शिकायत है, पेलेग्रा की, एनीमिया की, कम रक्तचाप की या फिर अति तनाव की। तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिन्हें अति तनाव हो या फिर उच्च रक्तचाप हो, तो ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आरडीआई मतलब कि संस्तुत आहारीय अंतर्ग्रहण इससे प्रभावित होता है, तो कार्यस्थल से, सामाजिक स्थिति से, पारिवारिक आकार से या फिर शारीरिक आकार से। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिवारिक आकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चावल और दालों को अलग खाने की अपेक्षा खिचड़ी जो दाल चावल से ही बनती है उसमें अधिक पौष्टिकता होती है, क्यों? दाल लाइसिन प्रदान करता है जो चावल में कम है, चावल मिथ्योनिन प्रदान करता है जो कि दाल में कम है, चावल विटामिन सी प्रदान करता है जो दाल में कम है। ए और बी दोनों सही है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हैं। हम अगर केवल चावल खाते हैं तो हमें पूर्ण प्रोटीन नहीं मिलेगा, और केवल दाल को भी हम पूर्ण आहार नहीं बोल सकते हैं। दाल से हमें लाइसिन प्राप्त होता है जो कि चावल में कम होता है, और चावल और गेहूं से हमें मिथ्योनिन प्राप्त होता है। अक्सर आप सुने होंगे दाल चावल दाल रोटी, तो इसलिए ये होता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। दाल में जो लाइसिन होता है वो चावल में कम होता है या फिर गेहूं में, और फिर चावल में जो मिथ्योनिन होता है वो दाल में नहीं होता है। तो ये दोनों ही विटामिन हमें साथ में मिल जाएंगे, इसलिए इनकी पौष्टिकता इनमें अधिक पौष्टिक होती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, गर्भावस्था की ऊर्जा की मांग पूर्ति के लिए, रक्त निर्माण के लिए या फिर अस्थि निर्माण के लिए। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, प्रोटीन का कार्य क्या है उसी से आंसर हम टिक कर लेंगे। तो गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए प्रोटीन का कार्य क्या है? हमारे शरीर के अंदर की टूट फूट की मरम्मत करता है। तो जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके बॉडी का निर्माण हो रही होती है, इसलिए हमें प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर है 98,
अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए? कम रेशा युक्त, ज़्यादा रेशा युक्त, प्रोटीन में भरपूर या फिर वसा में भरपूर? तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो अतिसार के रोगी को हमें कम रेशा युक्त आहार देना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर की गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है? तो गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है तो 900 ग्राम, 700 ग्राम, 1200 ग्राम या फिर 1500 ग्राम। तो कितनी प्रोटीन चाहिए होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 900 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा 100 क्वेश्चन हुआ। इसके बाद से मात्र 25 क्वेश्चन है, उसे हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। अंडे के छिलके की संरक्षण मतलब कि आवरण निम्न का बना होता है? पेरिकॉर्प का, रेनिन का, क्यूटिकल का या फिर एपीमाइसिन का? 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी क्यूटिकल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। पार्श्वीकृत दुग्ध की क्षमता की जांच की जाती है? तो कोलिफॉर्म टेस्ट प्रयुक्त करके, आयोडीन टेस्ट प्रयुक्त करके, नाइट्रिक एसिड टेस्ट प्रयुक्त करके, फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके या फिर मानव शरीर में जल की मात्रा क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या होगा? मैंने ऑप्शन ऑलरेडी पढ़ रखा है, अब दे सकते हैं आंसर। पार्श्वीकृत दुग्ध की क्षमता की जांच की जाती है? 101 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है 35%, 45%, 65% या फिर 75%? तो 102 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा तो 65%, 65 से 70 के बीच में रहता है। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन। घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है? तो ब्लीचिंग पाउडर द्वारा, उबालकर, क्लोरीनीकरण द्वारा या फिर अवक्षेपण द्वारा? सबसे इजी तरीका क्या है? तो हम घर पे क्या करते हैं? उबालते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की कठोरता का कारण है? जल में क्लोरीन गैस का पाया जाना, जल में तैरने वाली अशुद्धियों का पाया जाना, जल में सोडियम क्लोराइड का पाया जाना या फिर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट का के कार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना? तो 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जल की कठोरता का कारण ऑप्शन डी हो जाएगा। जल की कठोरता का कारण ऑप्शन डी हो जाएगा कि जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 का। कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? तो विटामिन, खनिज पदार्थ, पानी या फिर कार्बोहाइड्रेट? 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हो जाएगा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। अब और मात्र 19 क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लौह की आवश्यकता होती है 30 माइक्रोग्राम, 30 माइक्रोग्राम, 26 माइक्रोग्राम, 14 माइक्रोग्राम या फिर ऊपर से कुछ नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा 106 का आंसर? एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लौह की आवश्यकता कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो। अब यहाँ हमें कूट में आंसर देना है, इसलिए थोड़ा इसको छोटा करते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है, कूट में आंसर देना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये रिकेट्स का हो जाएगा काइफोसिस।
ओके। और फ्लोरोसिस का हो जाएगा मॉर्टर्ड दांत। अच्छा, बेरी बेरी, बेरी बेरी का हो जाएगा पैरास्थीसिया। और पेलेग्रा का हो जाएगा डेलीरियम। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वसा अघुलनशील है। ईथर में, पानी में, कार्बो यहाँ सबसे यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है सबसे स्टार्टिंग में ही। हम विटामिन को दो तरह से पढ़ते हैं, एक वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील। और यहाँ वसा पूछ रहा है तो वसा, जाहिर सी बात है कि वसा कभी जल में घुलनशील नहीं होगा। वसा और जल घुलनशील हम दो पढ़ते ही हैं। वसा में घुलनशील हो जाते हैं ए, डी, ई, के, और जल में घुलनशील हो जाते हैं विटामिन बी और सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर की सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट द्वारा, वसा द्वारा, खनिज द्वारा या फिर प्रोटीन द्वारा। 109 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? तो वो हो जाएगा वसा से। वसा से हमें 9, कहीं कहीं 9.2 भी लिखा रहता है। वसा से हमें 9.2 एंड कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 और कहीं कहीं 4.2 भी लिखा मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से हमें 4.2 एंड वसा से 9.2 मिलता है। और खनिज से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाती है एमिनो अम्ल में, शर्करा में, पेप्टोन्स में या फिर लैक्टोज में। 110 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन ए एमिनो अम्ल में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 111 क्वेश्चन है। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाली एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज, रेनिन, टाइलिन या फिर पेप्सिन। तो 1 से 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च को शर्करा में बदलने वाली एंजाइम का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा टाइलिन। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन। एक स्नैक्स जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितने किलो कैलोरी ऊर्जा देगा? जैसे कि हमने अभी देखा था कि कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 एंड वसा से हमें 9.3। तो वसा हमें 3 ग्राम मिल रहा है, तो 9 का 9 27 एंड कार्बोहाइड्रेट हमें 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। तो 12 के 32 48 इसको ऐड कर देंगे। ऐड करके देखेंगे हमें कितना मिलता है। तो 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 45। अब 27 एंड 48 को हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 3 10, 5 15 एंड 4 2 6 1 7, 75 हुआ ना? यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 130। भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन। 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 कि निम्न में से मोटापे के कारण है ज़्यादा खाना, कम खाना, कभी ज़्यादा कभी कम खाना एवं बिल्कुल न खाना। तो 140 का आंसर हो जाएगा। सबसे सिंपल बात है कि अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो मोटे होंगे ही। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। तो फूड एडिटिव, फूड सप्लीमेंट, फर्मेंटेड फूड या फिर फोर्टिफाइड फूड। तो 150 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए फूड एडिटिव, मतलब कि खाद्य मिलावट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इस पेज में जितने भी क्वेश्चन है लास्ट है। 160 नंबर क्वेश्चन है। वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है? तो विलयक, विलायक, पारगम्यता या फिर अर्धगम्यता। तो वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है?
तो वो जाना जाता है ऑप्शन ए ब्लैक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 कि खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षण की आवश्यकता न पड़े। तो 10 से 20%, 30 से 40%, 40 से 50% या फिर 60 से 70%। तो 117 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 से 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। तो लौह तत्व एवं जिंक की, लौह तत्व एवं फोलिक अम्ल की, लौह तत्व एवं एस्कॉर्बिक अम्ल की। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लौह तत्व एवं फोलिक अम्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध को पाशीकरण किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, क्रीम निकालने के लिए, खमीर खत्म करने के लिए, विटामिन बढ़ाने के लिए। तो 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऊपर ही सबसे सही और सटीक आंसर दे रखा है। सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पाशीकरण किया जाता है। और अब बस 5 क्वेश्चन बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है? तो पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना, या फिर इनमें से सभी। तो इसके सारे ही ऑप्शन पॉजिटिव दे रखे हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 121। डैश धागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सूत का, रेशम का, लिनन का, या फिर ऊन का। 121 का आंसर क्या हो जाएगा? किस धागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी ऊन। डैश चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है। दिल्ली, मुंबई, गोवा एवं लखनऊ। इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यूपी वालों के लिए तो और भी ज़्यादा, लखनऊ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है नमक, नींबू का रस, गंधकाम्ल, या फिर आलू। 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? जल द्वारा फेंकने की विधि में, वाष्प द्वारा पकाने की जल द्वारा पकाने की विधि में, वाष्प द्वारा पकाने की विधि में, चिकनाई द्वारा पकाने की विधि में, या फिर वायु द्वारा पकाने की विधि में। 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भूनने तथा सेकने का प्रयोग ऑप्शन डी वायु द्वारा पकाने की विधि के अंतर्गत आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है कि सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है कैसी लौ? सफ़ेद, नीली, पीली, या फिर नारंगी, कैसी लौ निकलती है? तो 125 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी दे रखा है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीली लौ। जितने भी सेलुलोजिक जगत के जितने भी सेलुलोजिक रेशे होंगे ना, अगर वो जलते हैं तो उससे पीली लौ ही निकलती है। ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।